एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें अगले साल इस समय के लिए की रेंज की भी बातचीत होने लगी। वो 3.5 से 5% तक की रेंज की बातें की जा रही हैं कि शायद वहां तक जाए। पहले तो क्या था कि घट सकता है फरवरी के बाद, लेकिन अब वो घटने वाली बात तो कम हो गई है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि मतलब ये ओपन सीक्रेट टाइप का है कि हाउसिंग का प्राइस नीचे नहीं हो रहा, बावजूद कि 6% रेट चल रहा है, कंजम्पशन लोगों का कम नहीं हो रहा है, जॉब मार्केट बहुत टाइट है, ये नंबर में तो दिखता है, या क्या ग्राउंड पे जाके जो इकोनॉमिस्ट एसी में बैठ के आपके यहाँ सब असेसमेंट करते हैं उनको पता नहीं चलता क्या? नहीं, इसमें देखिए दोनों गलत नहीं थे। अगर छोटी सी बात वो पिवट की करे ना, जिसको लेके मार्केट चल पड़ा था, अच्छा फेड का पिवट आ गया और वो दौड़ पड़ा नैस्डैक और सब ठीक हो जो पहले हुआ था, उसका एक कॉन्टेक्स्ट छोटा सा ये है कि 2018 में उन्होंने रेट्स, ट्रंप साहब ने टैक्स कम किए और टैरिफ्स बढ़ाए। अब फेड इन्फ्लेशन उस समय नहीं था, कंट्रोल में था, 2% के आसपास ही था, तो फेड को लगा कि इससे इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो इन एंटिसिपेशन उन्होंने रेट्स बढ़ा के 2.25 पे ले गए। वो जीरो से वैसे भी बढ़ना था उनको। जब 2.25 पे ले गए, उन्होंने देखा अनएम्प्लॉयमेंट तो 3.5 पर आ चुका है, विच इज वेरी लो, मोर देन व्हाट इज डिजायर्ड, लेकिन इन्फ्लेशन तो भी नहीं आया और इकोनॉमी में स्लो डाउन होने लगा। तो पहली बार फेड ने, पॉवेल साहब ही थे, उन्होंने आकर के ये गलती मानी अपनी कि वी डिड अ मिस्टेक, हमने एंटिसिपेशन में, इन्फ्लेशन आया नहीं था, हमने एंटिसिपेशन में रेट्स बढ़ा दिए और इससे इकोनॉमी स्लो हो गई। तो उन्होंने फिर रिवर्स किया, वो फेमसली उसको बोलते हैं फेड का पिवट। सो मार्केट ने अब जो रफ्तार पकड़ी ना, वो यही सोच के पकड़ी कि देखिए अब ये इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया है और फेड घबरा करके पिवट लेकर के वापस टर्न कर देगा और रेट कम कर देगा। अब वो उसका आंसर क्लियर अभी भी नहीं है नीरज जी, बट सवाल ये है कि अगर आप ऐसे, इस तरह की हिस्ट्री है, इतनी पैची हिस्ट्री और कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, अब एक ग्रुप ये कह रहा है कि देखिए इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, आप कम कर दीजिए, बिकॉज इकोनॉमी में लैग से इफेक्ट होता है, आप रेट आज बढ़ाएंगे 6 महीने बाद इंपैक्ट आपको दिखाई देगा, तो अब काफी हो गया, आप इसको रोक दीजिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि देखिए वॉल्कर में जाइए, स्टार्ट एंड स्टॉप पॉलिसी तो बाजार को और हार्म करती है, जितना आप थोड़ा बढ़ाते हैं मार्केट एब्सॉर्ब कर लेता है और इन्फ्लेशन फिर वहीं आ जाता है। तो ये मुश्किल है नीरज जी, आंसर इतना इजी होता, आई होप तो पॉवेल साहब भी इसको कर चुके होते। पावेल साहब के समय नींद नहीं आ रही होगी, 2 दिन बाद उनको काम कर रहा है। नहीं, उनका तो कंफर्म हो गया टेन्योर, अब उनको 4 साल तो मैक्सिमम, 8 साल से ऊपर तो रिकंफर्म। जब तक उनकी नौकरी कंफर्म नहीं हुई थी तब तक वो कह रहे थे ट्रांजिटरी है, चिंता मत करो, सब निकल जाएगा। जैसे ही नौकरी कंफर्म हुई तुरंत उन्होंने कहा नहीं साहब ये परमानेंट है, आप अभी इसको झेलना पड़ेगा। सुनील सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और सैल्यूट है हमारे उन तमाम छोटे छोटे निवेशकों को जिन्होंने दमदारी के साथ इस बाजार में खड़े रहे, कैसा भी है। तो जो इस शो का मकसद था, जिसका बहुत आपको और आप इंसाइट दे पाएंगे, क्योंकि जैसे मार्केट थोड़ा गिरता बहुत ज़बरदस्त बाइंग आती है और बाउंस बैक हो जाता है। तो क्या हम तमाम जो दुनिया भर के भी अनुराग बता रहे थे, तमाम लोग बता रहे थे कि ये चिंताएं हैं हमारे लिए, वो पर वो बहुत लागू नहीं होती हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत में एक सवाल ये रखा था कि क्या हम इन टर्म्स ऑफ मार्केट परफॉर्मेंस यूएस से डिकपल्ड है, हमें नहीं फर्क पड़ता डाउ कितना गिर रहा है, 3 हफ्ते से गिर रहा है तो गिरे, हमें क्या फर्क पड़ता है? तो मेरी बात थोड़ी अलग सी है। अभी मैंने सुना बाकी पैनलिस्ट जो कहे थे, तो इसमें ये सोचिए कि फेड के पास 2 टूल्स थे ना, एक था इंटरेस्ट रेट का, दूसरा लिक्विडिटी का, और उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का ऐलान किया और उससे भी एक घबराहट आई थी मार्केट में, याद है आपको? बट एक्चुअली ग्राउंड में क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कुछ हुआ ज्यादा नहीं है। अभी भी $8.5 ट्रिलियन अमेरिका से मौजूद है मार्केट के अंदर। मैं क्यों ये बता रहा हूं कि ये लिक्विडिटी ही खास चीज है जो इस स्थिति को बदलाव दे रही है। तो मेरी बात गौर से सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूं कि जो अक्टूबर से, जो अभी बताया था ना कि सितंबर लास्ट ईयर में एक माहौल था जहां पे इन्फ्लेशन बढ़ा था, मगर फेड ने उसको टेम्पररी करके कुछ एक्शन लेने से इनकार कर लिया। उसके बाद आपको रशिया यूक्रेन वॉर की जबरदस्ती आई और सप्लाई साइड की इन्फ्लेशन बढ़ी। तो इस चीज में खास चीज क्या है कि ये जो रेट हाइक जो किया था ना, उससे इक्विटी टू डेट का रिएलोकेशन थोड़ा हुआ, मगर 2.5 लाख करोड़ अक्टूबर 21 से जून 30 22 में 2.5 लाख करोड़ इंडियन मार्केट से जो बाहर गया ना, $34 बिलियन, वो अमेरिका को वापस नहीं गया। ये बात समझना जरूरी है, ये अमेरिका को वापस, क्योंकि जो मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगा रहे हैं वो इक्विटी इन्वेस्टर है,
वो थोड़ी जाके डेट मार्केट में निवेश कर रहे हैं, नहीं, वो पैसा कहां गया? वो पैसा गया कमोडिटी इंपोर्टिंग देश जैसे इंडिया से कमोडिटी एक्सपोर्टिंग देश की ओर, जैसे ब्राजील की ओर। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे ही अब रेट हाइक की बात हो रही है तो एक डरावट के कारण इमीडिएटली कोई शॉर्ट सेलर्स आके बेचते हैं और मार्केट उस वक्त गिरता है। जैसे कुछ 2 दिन पहले हुआ था और सेम डे मार्केट में रिकवरी हुई थी, कल हुआ था, फिर मार्केट में रिकवरी आज हुई है। तो बात क्या बनती है ना कि ये इमीडिएट रिएक्शन वाला ट्रेड नेगेटिव होता है, मगर रियलिटी वाला ट्रेड ये समझता है कि जो पैसा कमोडिटी एक्सपोर्टिंग मार्केट को गया वो वापस कमोडिटी इंपोर्ट मार्केट में आएगा। वही पैसा आके मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ये रेट हाइक के ऊपर रेट हाइक करेंगे तो डिमांड को मरवाएंगे तो रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा तो कमोडिटी की दाम गिरेंगी, ऑयल की दाम गिरेगी, और जो 83% देश अपने तेल को इंपोर्ट करता है उससे और एक बेहतर चीज क्या हो सकती है कि ऑयल का दाम गिर रहा है, क्योंकि नॉट ओनली ये इंडियन ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और करेंसी के लिए पॉजिटिव है, ये कॉर्पोरेट क्योंकि जी चलिए, थोड़ा सा नेटवर्क दिक्कत, दोबारा आता हूँ सर आपके पास। सुनील सर, गुरमीत पाजी जुड़ गए हमारे साथ। जो भी बात कह रहे थे सुनील सर, वो आप अगस्त में देखिए तो करीब 18,000 करोड़ की बाइंग लगातार होती हुई वहाँ पे 22,000 करोड़ की बाइंग होती हुई देखने को मिली है। तो ये बात थोड़ा सा और हम लोग उसको समझेंगे कि FIIs जो है वापस लौट रहे हैं। गुरमीत पाजी, आप तो बहुत चैनल चेक करते रहते हैं ना, घूमते फिरते बहुत हैं, आप बहुत ट्रेवल करते हैं, ग्राउंड पे किसी प्रकार की कोई चिंता आपको दिखती है क्या? ऑल इज वेल हमारे शो का नाम है और हमने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा दिया कि आप लोग इसका जवाब देंगे। क्या सब कुछ ठीक ठाक है, हमें डर नहीं है? हम इस बात को इस प्रीमाइस पे खड़ा कर रहे हैं कि मार्केट जैसे ही थोड़ा सा गिरता है उसके अगले ही दिन जबरदस्त बाउंस करता है। एक दूसरा, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर नंबर्स हैं वो बड़े स्ट्रांग दिखते हैं मुझे। हालांकि ये बात सही है कि GDP को लेकर कुछ लोग अपने एस्टिमेट रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड की तस्वीर डिफरेंट है जैसा कि हम लोग बैठ के देखते हैं? ये जी कुछ जगह तस्वीर अभी भी बेहतर है। अगर आप देखिए बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस कर रही है और ये साइन होता है इकोनॉमिक रिकवरी का। अगर ये लंबे समय तक मेंटेन होता है तो ये दिखा रहा है। आप अगर ऑर्डर बुक देखेंगे ऑटोमोबाइल्स का और आप डिमांड देखेंगे और अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो वो काफ़ी रोबस्ट है। इनफैक्ट मैंने जो चैनल चेक किए हैं डीलर से, इस बार जो गणेश चतुर्थी का जो रहा फेस्टिव सीजन, छोटा फेस्टिव सीजन था, वो बेस्ट एवर रहा। हमने देखा पिछले जो हाउस रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो पिछले 9 साल में सबसे अच्छे हुए। मुंबई का वन ऑफ द बेस्ट हाउस रजिस्ट्रेशन नंबर आया है। IT में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, हालांकि कोई मेजर डिमांड कंसर्न नहीं है, पर थोड़ा सॉफ्टनेस है। इसलिए बाजार जो IT कंपनी 14, 15, 16% की ग्रोथ की बात कर रही थी, अगर हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करता है या थोड़ा और उसमें मॉडरेशन होता है तो उसको थोड़ा सा प्राइसिंग कर रहा है। इसलिए आपको IT में थोड़ा सा, अभी आप निफ्टी IT इंडेक्स देखेंगे तो 25% डाउन है इस साल। तो जहां कमजोरी है वहां थोड़ा सा मुझे लगता है भाव में है। जहां चीजें अच्छी हैं, जैसे बैंक्स में अच्छा है, ऑटोमोबाइल अच्छा है। तो पहली बार नीरज जी ना, जो तीनों बैलेंस शीट है, ये मैंने पहले भी चर्चा की थी, जो इंडिविजुअल बैलेंस शीट है वो घर और गाड़ियां, जो हमारा सबसे बड़ा डिस्क्रिशनरी इनकम है, वो खरीद रही है, मतलब स्पेंडिंग हो रही है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट में थोड़ा सा अर्ली साइन दिख रहा है कैपेक्स का। थोड़ा अभी कहना कि ये फुल ब्लोन कैपेक्स साइकिल है, जल्दबाजी होगी, बट हमें कुछ पॉकेट्स में दिख रहा है, सीमेंट में दिख रहा है, कुछ केमिकल स्पेस में दिख रहा है, काफी जगह दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही है। थोड़ा सा रूरल एरिया में मुझे लगता है जो है थोड़ा अभी भी स्ट्रेस है, क्योंकि ट्रैक्टर सेल अगर आप देखेंगे नीरज जी तो 3 महीने तक लगातार, तीसरे महीने थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हुई है। तो वहां मुझे लगता है थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। बट कुछ पॉकेट्स में, जैसे मैंने बोला, अच्छा है, और कुछ पॉकेट्स में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है डिमांड में। तो हमें एज अ इन्वेस्टर अगर हमें इसको अप्रोच करना है तो सबसे बड़ा हेज इन्फ्लेशन जो होता है वहां रही है जहां पे अर्निंग सपोर्ट है, जहां पे डिमांड जो है अभी भी मजबूत है, वहाँ पे अभी भी डिमांड मौजूद है। सुनील सर, आपका लिंक डिस्टर्ब हो गया था, आप कंटिन्यू कर ले वहीं से जहाँ से आपने छोड़ा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है
वो करीबन $8.5 ट्रिलियन अमेरिका का अभी भी जारी है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, जो पैसा 2.5 लाख करोड़ इंडिया से निकला था वो कमोडिटी इंपोर्टर जैसे इंडिया से कमोडिटी एक्सपोर्टिंग पे गई थी। तो जैसे ही ये रेट हाइक करके डिमांड को मरवा के रिसेशन को सामने ला रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कमोडिटी प्राइस की डिफ्लेशन, ऑयल की दाम की गिरावट, एक 83% अपना ऑयल इंपोर्ट करने वाली देश के लिए भरपूर पॉजिटिव न्यूज है। फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, करेंसी, कॉर्पोरेट मार्जिन्स और रिटेल इन्फ्लेशन, ये सब के लिए पॉजिटिव है। तो ये जो आने वाली दिन, जो देखिए 2019-20 में कोविड के पहले साल और कोविड वाले साल में भरपूर पैसा इंडियन मार्केट को एफआईएस ने डाला था एक नेगेटिव ग्रोथ सिनेरियो में भी। क्यों? क्योंकि ऑयल का दाम $20 तक गिर गया था। तो ये ऑयल का जो प्राइस का एक्सपेक्टेशन डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये आपको ऑटोमेटिकली, और ये 2.5 लाख करोड़ जो अक्टूबर से जून में बाहर गया ना, उसमें खाली 70,000 करोड़ वापस आया है। 1,80,000 करोड़ लिक्विडिटी वापस इंडियन मार्केट में आना बाकी है। और इंडियन इकोनॉमिक न्यूज में, जैसे अभी गुरमीत ने भी बताया, कुछ ऐसी चीज नहीं है जहां पे एक काला निशान है सिल्वर क्लाउड में। यानी वर्ल्ड चाहे भले ही रिसेशन में जाए, कहते हैं ना अंधे की दुनिया में एक वन नाइट मैन इज किंग। तो इंडिया का भले ही 7.5 से 6% भी हमारी ग्रोथ, क्योंकि एक्सपोर्ट तो गिरेगी रिसेशन के टाइम में, बट वर्ल्ड जीरो ग्रोथ की स्टेज में जा रही है, तो 6% उनके हलवा है। तो ये चाहिए कि फॉरेनर्स ही आपको खरीदारी, इसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टर का सपोर्ट वो अलग बात है। बस आपको 1,80,000 करोड़ वापस मार्केट में आया तो समझिए आसमान छू जाएगा मार्केट। तो ऐसी हालत में मैं कहूंगा कि आप ऑल इज वेल, मैं कहूंगा कि ऑल इज सुपर वेल। ऑल इज सुपर वेल सर। अगस्त में 22,000 करोड़ की वापसी हुई थी और निफ्टी 3.5% ऊपर था। ये इस तरीके का कमाल होता है पैसा जब वापस आता है, तो इसमें कोई शक नहीं। संजय जी, एक बात आपने जब शुरुआत में कही कि ब्याज दरें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, अब मैं थोड़ा सा उल्टी तरफ से पूछता हूँ। देखिए, रेट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ती जा रही है ना, तो धीरे धीरे इसका असर थोड़ा लेट से पता लगता है, लैग इफेक्ट आता है। होम लोन 8 के पार हो गए हैं, दुनिया भर में हो रहे हैं। अमेरिका में भी देखिए आप, अगर वहाँ मान लीजिए 4%, 4.5% तक रेट ले जाते हैं, तो हमारी करेंसी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। ये क्या जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ भी मल्टीपल ईयर्स में बड़ी तेज़ी से यहाँ बढ़ती हुई दिखी है, ये आगे जाके दिक्कत पैदा करेगा? हमारी वजह से नहीं, हमको दुनिया के साथ चलने की वजह से हमको ये मुश्किल आ रही है। तो ये जो बढ़ती हुई ब्याज दर, ये भारत को इवेंचुअली परेशान करने वाली है। अभी नहीं करेगी तो फरवरी मार्च के बाद शुरू करेगी। तो उसमें ऐसा है नीरज जी कि नो डाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेट बढ़ाने का पर्पस ही यही है कि वो डिमांड